आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। और चैप्टर 4 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है ना, उसमें चैप्टर दो तीन चैप्टर कट हो गए हैं। तो पहले चैप्टर 4 होता था मैथमेटिकल रीजनिंग का, एक मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से चैप्टर था पहले, वो होता था। अब वो चैप्टर सिलेबस में नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम चैप्टर 4 पे आएंगे। तो चैप्टर 4 अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर किसी के पास पुराने बुक है तो हो सकता है चैप्टर उसमें 5 नंबर पे हो। एक बात। दूसरी बात, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही इजी चैप्टर है। पिछले किसी चैप्टर से इसका कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है। एक आध फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का जरूर यूज करेंगे, वैसे कोई इसका अपना जो भी फॉर्मूले इसके सब अपने ही फॉर्मूले होंगे। तो अपने ही बहुत ही सिंपल सिंपल से बातें करेंगे इसके अंदर हम। जैसे अभी हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर गए हैं ना, बहुत भयंकर चैप्टर, ग्राफ, डोमेन, रेंज, क्या क्या बताया था मैंने उसमें आपको, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। आने वाले दो तीन चैप्टर बहुत ही ईजी है हमारे पास। ठीक, एक बात तो ये बताया मैंने आपको। दूसरी बात यह है कि रिड्यूस जो सिलेबस होके आया है ना, जो बुक अगर नहीं है किसी बच्चे के पास, तो उसमें चैप्टर बहुत ही कम दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक एक्सरसाइज है 4.1, और फिर एक एग्जांपल दिया हुआ है मिसलेनियस के नाम पर, और मिसलेनियस के 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मगर मैं चैप्टर आपको पूरा करा कर चलूंगा, क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी की बुक में भले ना दिया हो, मगर सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, इसकी पोलर फॉर्म भी है, आर्गन प्लेन भी है, पोलर रिप्रेजेंटेशन भी है नंबर का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है। भले ही एनसीईआरटी बुक में इसको नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसको चैप्टर को पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा करके चलेंगे। बस चैप्टर का केवल नंबर ही मैंने चेंज किया है, चैप्टर 4। ठीक है। मगर जो भी पुराने वाले एनसीईआरटी में जितनी भी एक्सरसाइज दे रखी है, 3-4 मिसलेनियस सारे एग्जांपल सभी हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो सभी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, चैप्टर इजी इसलिए होता है। मैंने आपको शायद पहले एक बार बात बताई थी कि मैथ्स में इजी हार्ड कुछ नहीं होता। वो चैप्टर जिसमें पिछली चैप्टर्स की कोई बातें या पिछले क्लास की कोई बातें यूज हो रही होंगी, वो बच्चों को हार्ड लगता है। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने वो पिछली बात नहीं पढ़ी होगी या भूल गए होंगे तो हार्ड लगेगा। जिस चैप्टर में पिछला कुछ यूज नहीं होता, सब अपना नया होता है ना, वो जनरली इजी लग जाता है। जैसे कि ये है, इसमें सब कुछ अपना ही यूज होगा, सब नए फॉर्मूले कोई होंगे। एक आध फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा सिंपल सा, वो भी जो टेबल याद की थी अपने क्लास 10th में, sin 30 cos 60 वाली। उसके अलावा कुछ यहाँ पे फालतू यूज हम पीछे का नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसलिए चैप्टर बहुत इजी होगा। तो शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं। हाँ, एक बात और, जितनी बात मैं यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताऊंगा या समझाऊंगा, जो भी टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, वो सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ है, मगर वो सब बाद की बातें हैं। फिलहाल हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारे सिलेबस में है, जिस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। कहने को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में पता नहीं कितना बड़ा चैप्टर है, मगर यहाँ पर हम केवल एक एक्सरसाइज करेंगे और एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और बस खत्म कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है। इन चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे जेईई की सीरीज में। ठीक, फिलहाल हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर बात करेंगे पूरे चैप्टर के दौरान। चलो जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाके आएगी 4.3 में। फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्टार्ट करने से पहले एक बात सीखते हैं थोड़ी सी पहले। जरा क्लास 10th में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लास 10th में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी इस फॉर्म की। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में क्या था हमारे पास, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते थे, याद करो। और उन दो रूट को फाइंड करने के हमारे पास दो तीन मेथड थे। एक था फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से होता था। दूसरा था बाय परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो तब फाइंड कर लो। तीसरा था बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे भी फाइंड कर सकते थे। ठीक, तो अगर मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करूंगा ना, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये बात आपको याद आ गई होगी। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया होगा, ये बातें याद आ रही होंगी। अब क्या था, याद करो, तीन केस थे कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में डी की वैल्यू 0 है, सॉरी डी अगर पॉजिटिव है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स कैसे होते थे, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट।
मतलब रूल रियल होंगे, मतलब उनको हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। सेकंड केस क्या था, अगर कभी डी जीरो आया तो भी रूट रियल होते हैं, तो भी रूट्स कैसे होते हैं, रियल बट सेम, मतलब इक्वल, दोनों रूट सेम होंगे। भाई क्वाड्रेटिक में दो रूट होते हैं ना, तो दोनों रूट रियल होंगे और अलग अलग होंगे, एक 3 एक 4 इस तरह से। अगर डी जीरो आया तो दोनों रूट रियल तो होंगे, रियल मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, मगर इक्वल होंगे, 3 पहला 3 दूसरा, इस तरह से। लेकिन याद करो, अगर कभी हमारा डी लेस देन जीरो आता था, नेगेटिव आता था, देन बोथ रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद करो, याद है ना। तो रूट्स क्या होते थे, डज नॉट एग्जिस्ट, तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और इस बात को हम लिखते थे इमेजिनरी रूट, इसी बात को हम क्या करते थे, इमेजिनरी रूट। ये रूट कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे मतलब रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेंगे। क्लास 10th में हमने ये वाला केस भी किया था, इसके क्वेश्चन भी किए थे। क्लास 10th में हमने ये वाला केस भी किया था, इसके क्वेश्चन भी किए थे। क्लास 10th में हमने ये वाला काम नहीं किया था, अगर डी लेस देन जीरो आ रहा था तो हम लिख देते थे कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन हमारा वहीं पर खत्म हो जाता था। मगर अब हम इन इमेजिनरी रूट्स को भी फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हम चैप्टर में करने वाले हैं। तो डी अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट को फाइंड करने के लिए ही कंसेप्ट बना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जानते हैं क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको पहले बताया है कि क्यों ये जन्म क्यों हुआ इसका। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट डज नॉट एग्जिस्ट हैं, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हैं, तो उनको हम फाइंड कैसे करेंगे, उस फाइंड करने का प्रोसेस हम करेंगे 4.3 में। उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म इसलिए हुआ है ताकि रूट को फाइंड कर सकें, ठीक। तो अब जरा थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और एक बात को, एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने आज हम, और वो नई चीज होगी आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी नहीं आया, फिलहाल मैं आपको पहले भी आयोटा बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, भाई अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, लेम्डा हो गया, ऐसे ही एक ग्रीक लेटर क्या है, आयोटा, जो हमारी इंग्लिश के स्मॉल लेटर आई के जैसा देखने में बनता है, ठीक। तो याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। मगर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करने के लिए हम इसको बार बार आयोटा 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 नहीं बोलेंगे, सिर्फ आई बोल दिया करेंगे, ठीक है। होता है आयोटा है, कुछ लोग तो इसको आयोटा ही पढ़ते हैं, मगर हम इसको आई बोलते हैं, जनरली इसको आई बोल देते हैं हम लोग, ठीक। तो अब होता क्या है मैथ के अंदर, आई की वैल्यू होती है √√1, ठीक। तो हमने कहा कि आई की वैल्यू क्या होती है, √-1, ये आपको पूरे चैप्टर में बल्कि ध्यान रखनी है हर सारी लाइफ पूरी जिंदगी अब तो, कि आयोटा का वैल्यू √-1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम आई का स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, -1। भाई दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो ना, तो आई स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमको आज तक सिर्फ 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है, क्या होता है, 6, ठीक है। लेकिन अगर -36 का स्क्वायर रूट हो तो उसको हम लोग आज तक अगर कभी आ रहा था, अगर आज तक कभी आ रहा था तो उसको लिख देते थे इट इज इमेजिनरी या फिर नॉट वैलिड, ठीक है। और इसको हम सोल्व नहीं करते थे, मगर अब से सोल्व क्या करेंगे इसको हम, क्या करोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 36 इंटू -1, क्या हम -36 को ऐसे लिख सकते हैं क्या। और अभी स्क्वायर रूट दोनों पे क्या आ जाएगा, अलग अलग, 36 पे अलग, -1 पर अलग, तो ये तो क्या बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा आयोटा, आयोटा मतलब आई, तो 6 आयोटा, ठीक। तो √√ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -36 क्या बन जाएगा, 6 आयोटा। अब से इसको आयोटा नहीं बोलूंगा, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं 6 आयोटा, कुछ लोग इसको आयोटा ही पढ़ते हैं, मगर हम आई बोलेंगे, 6 आई, आपको भी आई बोलना है, आपको टीचर्स भी आई बोलते होंगे, 6 आई, ठीक। समझ में आ गया ना कि इसका क्या क्या फायदा होगा, हमें आयोटा को इंट्रोड्यूस करना क्या फायदा होगा। कभी आया स्क्वायर रूट ऑफ -25 तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। प्रोसेस ये है करने का, प्रोसेस ये है करने का, ये 3 स्टेप को हम वापस करके दिखाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, समझ में आ गया। देख कभी आया स्क्वायर रूट ऑफ -64 तो क्या हो जाएगा 8i। तो प्रोसेस तो क्या है करने का, ये पूरा प्रोसेस करने का है, मगर वो 3 लाइनें अपने मन में करेंगे, मेंटली सोल्व और लिख देंगे, ठीक। हाँ, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देंगे, करते हैं कि इसको भी लिख देंगे 8i, अरे भैया ये 8i नहीं होने का, यहाँ तो माइनस बाहर है, इसका रूट तो 64 को फाइंड करना है ना, तो ये तो पुराने वाले काम हो जाएगा, माइनस अपने देंगे 64 का स्क्वायर रूट माइनस वो सॉरी 8, ठीक है। तो इतनी जानकारी तुरंत नोट करेंगे। और एक बात और, एक बात और, एक छोटी सी बात बता दूं कि एक्चुअल में अगर हम समझें कि आयोटा होता क्या है, तो आयोटा यहाँ ध्यान रखना, आयोटा
इज द सॉल्यूशन ऑफ, आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या होता है, सॉल्यूशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दिस इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट। हाउ टू फाइंड, फाइंड कैसे करेंगे, सुनो, हमको सोल्व करनी है, 1 को उधर भेज दो, -1 हो गया, स्क्वायर को उधर भेज दो तो -1 का स्क्वायर रूट, और जब हम क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। ठीक, अब सुनो, ये मत कहना कि यहाँ पे क्यों लगाया था। देखो, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं, सोल्व करने वाली बात पर लगाते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस आई, तो मतलब x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस आई, और आई क्या है, रूट माइनस 1। तो एक्चुअल में आयोटा क्या है, आई क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो इतनी जानकारी को नोट करेंगे। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि अब हमने जान लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, आयोटा का क्या खेल है, आई क्या चीज है, तो मैंने आपको बता दिया। अब लिखते हैं, अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आयोटा हमने जान लिया है, आई की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, रूट -1 होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई की हम और पावर्स के बारे में बात करेंगे, आई क्यूब की आई की पावर 3 क्या होता है, आई की पावर 4 क्या होता है, वो हम बात करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, अभी शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए नंबर ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी, जो नंबर ए प्लस आई इंटू बी की फॉर्म में लिखा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बस कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ ये होता है। यहाँ पर ये ए और बी जो दोनों दोनों है ना, ये ए और ये बी है, दोनों ही रियल नंबर होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, उसके लिए आपने चैप्टर 1 क्या होगा, पता होना चाहिए। रियल नंबर एवरी इंटीजर, होल नंबर, जीरो, नेगेटिव नंबर, ठीक है, और डेसिमल वाले, फ्रैक्शनल वाले, रेशनल, इरेशनल, ये सारे ही नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो ए और बी अगर रियल नंबर है तो ए प्लस आई बी लिख दो तो क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ध्यान रखना, ये ए और ये बी दोनों रियल नंबर हो, रियल नंबर हो, कोई ना कोई, सिंपल सी बात है, रियल ही होते हैं। तो ए प्लस आई बी, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, सॉरी, ए नंबर ऑफ फॉर्म, जो नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए एंड बी आर बोथ रियल नंबर, जहां ए और ये बी, बी मतलब जो आई का कोफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए, और इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो अगर हम जेड कहें तो 2 + 3i, देखो 2 + 3i एक ही बात है, a + ib, या आप 2 + i3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा, अगर मैं कभी लिख दूं -7 + 8/5i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर तो होंगे ना, जेड हटाओ फिलहाल, है ना, ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि a और i का जो कोफिशिएंट है b, दोनों क्या है, रियल नंबर। हमने कभी कहा -3/2 और प्लस √2 × i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि a प्लस आई बी की फॉर्म का है, a और b दोनों क्या हो, रियल नंबर। तो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शनल में हो, रूट में हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, होते सब रियल ही हैं। तो a + ib, तो ये भी रियल नंबर होना चाहिए, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो, आई हो। ठीक है, तो a + ib, इस पूरे नंबर को जो बनाए को ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं रियल, सॉरी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर कभी हमने लिख दिया, मान लो उल्टा करके लिख दिया 3i - 8, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो भाई आप कहने लगो कि जी ये तो a + ib की फॉर्म में नहीं है, अरे भाई नहीं है तो क्या हुआ, इसको ऐसे तो लिख सकते हो, -8 को पहले लिख लो, 3i को आगे लिख लो, तो ये भी आ तो गया ना a + ib की फॉर्म में, जहां पर a -8 है, b 3 है, भाई यहाँ पर a कितना हुआ, -8, यहाँ पर b कितना हुआ, 3, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो इतनी बात को जरा नोट कर लेंगे एक बात, कि जो नंबर a + ib की फॉर्म का होगा, जहां पर a और b दोनों ही रियल नंबर हो, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कितना करते हैं, z से। तो किसी भी, मान लो मैंने ये वाला ले लिया, तो इसको ऐसे लिख देते हैं z = -7 + 8/5i। फिलहाल मैंने लिया हुआ है a + ib, तो हम क्या कहेंगे, z = a + ib। ठीक, तो ये हो जाएगा z = a + ib, तो इसको नोट करेंगे। वैसे मैं अभी सारी बात को समराइज भी कराऊंगा लास्ट में, इसको नोट कर लेंगे बात। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बातें जानते हैं थोड़ी सी, है ना।
कुछ इन्फॉर्मेशन पहले समझते हैं, फिर मैं उन सभी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठे करके लिख लूंगा, बल्कि अभी लिख देता हूँ साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहला ये हम यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ इन बातों को। नंबर 1, सुनो, क्या लिखूंगा मैं, जो डेफिनेशन लिखे हैं पहले वो लिख देता हूँ एक बार, कि इफ ए एंड बी both, if a and b both real numbers, if a and b both real numbers, then z is equal to a plus ib is a complex number। चलो जी, दूसरा, अगर मुझको कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में लिखना हो, चैप्टर 1 की जैसे, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिफाइन करते हैं सी से, और सी इज इक्वल टू होता है सेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी। सेट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, सच दैट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर a एंड b, वेयर a एंड b बोथ रियल नंबर्स, बोथ क्या हो, रियल नंबर्स। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में लिख कर दिखाया। दोबारा सुनो क्या कहा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और कैपिटल सी क्या होगा, ऑर्डर पेयर ए बी, जहां पर ए दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स, और उसको कैसे लिख देंगे हम, ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी क्या है, रियल नंबर, तो ए और बी की वैल्यू रखते चले जाओ, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास निकल के आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, every real number can be expressed, every real number can be expressed as a complex number, every real number can be expressed in form, can be expressed in form of complex number। मतलब क्या हुआ कहने का, कि जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, उन सभी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने कहा 8 है, अब 8 एक रियल नंबर है, अब जो हमने 8 पढ़ा है आज तक, उसमें हमने कभी आई का तो कोई जिक्र नहीं किया, 8 एक क्या है, रियल नंबर है। तो इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 8 को हम 8 प्लस 0y लिख सकते हैं क्या, 8 को 8 प्लस 0y, भाई डेफिनेशन तो फुलफिल हो रही है ना, a प्लस आई बी, ए और बी दोनों क्या हो, रियल नंबर, तो बन गया। तो ये अब तो रियल होता था, तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। मान लो हमने कहा कल को -3.2, तो -3.2 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, -3.2 प्लस 0y। तो एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर को हम क्या कहेंगे, हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब सुनो, इफ z is equal to a plus ib is a complex number, अगर z is equal to a plus ib क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये बात ध्यान रखना, क्या, कि जो a है ना, a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इस a को क्या बोलोगे, रियल पार्ट, a को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और नोट करते हैं ऐसे r e लिख के और z लिख के। ठीक है, जो ये लिखा है ना पहला, इसको बोलते हैं, अगर इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन a को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z। तो z का रियल पार्ट क्या होता है, a, और डिनोट कैसा करोगे, r e z लिख के, पढ़ते कैसे हैं, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब क्या हो जाएगा a। और ऐसी जो ये b है, इस b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, b को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको लिखते हैं ऐसे आई एम और z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, b। तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी में रियल पार्ट तो a होता है, इमेजिनरी पार्ट b होता है। मान लो मैंने कल को यहां से ही क्वेश्चन लिखा कि 2 प्लस 3i, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z, मान लो कि z है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा z का, 3। ठीक है, मान लो मैं इसमें पूछता हूं आपसे, तो इस वाले नंबर का, इस नंबर का ये नंबर लिखा हुआ है -8 प्लस 3i, भाई a प्लस आई बी की फॉर्म से ये बनेगी ना इसकी, तो इसका रियल पार्ट तो क्या होगा, -8, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 3। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट।
एक बात ध्यान रखना, आई मत लिख देना साथ में। इमेजनरी पार्ट में कई बार बच्चे क्या क्या कर देते हैं कि इमेजनरी पार्ट में 3i लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इमेजनरी पार्ट मतलब सिर्फ 3 बताना है आपको कि इस नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है वो 3 है, आई मत ले लेना उसमें। ये बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि हमसे कहा कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, तो वहां लिख के आ जाएंगे √2i। नहीं, ये गलत है। इसका इमेजनरी पार्ट कौन है? √2। ठीक, रियल पार्ट कौन है? -3/2। इस तरह से रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को ध्यान समझ लेना कि रियल पार्ट के लिए जो बिना आई वाला नंबर है, और इमेजनरी पार्ट के लिए जो आई का मल्टीपल है, मतलब जो आई का जो कोफिशिएंट है विद साइन प्लस माइनस अगर लगा है तो वो भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई नहीं लिखा करते उसमें। चलो जी, इतनी बात नोट करेंगे। अभी एक दो बातें और बता दूं। नंबर 5, अगर कभी ऐसा हुआ, इफ रियल पार्ट इज 0, अगर कभी रियल पार्ट 0 है, इफ रियल पार्ट इज 0, if real part is 0, then z is called purely imaginary। then z is called क्या कही जाएगी? प्योरली इमेजनरी। और इसी तरह इसका उल्टा है कि if imaginary part is 0, if imaginary part is 0, then z is called purely real। तब हम z को क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। देखते हैं एग्जांपल में। हमने कहा कल को कि z इज इक्वल टू 3i है। ठीक है, तो देखो z इज इक्वल टू 3i को अगर मैं a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दूं, तो इस z का जो रियल पार्ट है, वो 0 है क्या? इस z का रियल पार्ट 0 है क्या? तो इसको बोलेंगे ये प्योरली इमेजनरी है। ये जो रियल नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये प्योरली इमेजनरी है। ये लिखा हुआ है कि इफ रियल पार्ट इज 0, देन दैट इज कॉल्ड प्योरली इमेजनरी। अगर रियल पार्ट 0 है तो इसको बोलेंगे z को कि z प्योरली इमेजनरी है। और अगर उल्टा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल था 8, z इज इक्वल टू 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0i। तो देखो इसका इमेजनरी पार्ट 0 है, इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, तो ये नंबर प्योरली रियल बोला जाएगा। अब इस नंबर को प्योरली रियल बोलेंगे। तो अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट 0 है, देन इट इज प्योरली रियल, और अगर रियल पार्ट 0 है, देन इट इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमारे क्वेश्चंस करने में हमको इनसे हेल्प मिलेगी। और इनके ऊपर कई बार असर्शन रीजन बन के आते हैं, ध्यान रखना, इन बातों के ऊपर असर्शन रीजन बन के आ सकता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। इसको पहले नोट करेंगे सभी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास? इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं? सपोज करो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है a प्लस आई बी, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। तो देन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ their real parts are equal and their imaginary part are equal। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। मतलब क्या? क्या लिखो कि सुनो, z1 इज इक्वल टू z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ, आई डबल का मतलब इफ एंड ओनली इफ z1 इक्वल टू z2 कब होगा? अगर इनके रियल पार्ट इक्वल हो, मतलब अगर a और c इक्वल हो, दोनों के इमेजनरी पार्ट इक्वल हो, यानी कि b और d इक्वल हो। तो इस बात को समझो, ये क्या लिखा हुआ मैंने कि z1 और z2 इक्वल कभी होंगे? जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और जब दोनों का इमेजनरी पार्ट भी इक्वल हो। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z1 इज इक्वल टू z2। देखो इसका सिंबल ये होता है, इधर से इधर इधर रिवर्स से बना लो। इफ रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2 and also imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। एक एग्जांपल भी है वैसे हमारी बुक में, मगर एग्जांपल में अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा। फिर भी यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ
कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 - 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और लिखा हुआ है 5 + 7i, तो क्या ये इक्वल है आपस में? नहीं है, देखने में भी तो अलग अलग ही है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये दोनों इक्वल नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होने के लिए दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल हो, दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ कि 3 + 8i और 3 + 8i, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, तभी इक्वल हो माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। ठीक, अच्छा एक बात तो बताऊंगा, वैसे ही हमारी एमसीईआरटी में दे रखी है और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है भी नहीं, फिर भी ये बात ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं चलता है। कंपैरिजन चलती कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर देन, हम कह रहे हैं कि Z1 ग्रेटर देन Z2 से है या Z1 लेस देन Z2 से, ये सब बातें यहाँ पर मीनिंगलेस होती हैं। कंपैरिजन इन मीनिंगलेस व्हेन वी स्टडीज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन और लेस देन ये कुछ नहीं हुआ करता। मान लो कोई तुमसे पूछ ले कि भैया 2 + 3i और 7 - 5i में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, इनमें छोटा बड़ा नहीं चलता, ये चलता है केवल रियल नंबर में कि 8 में और 20 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ग्रेटर देन होना लेस देन होना डजंट मैटर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस फुलफिल। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में केवल इक्वल तो हो सकता है लेकिन छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा नया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है वो समझते हैं जरा थोड़ा सा। देखो अगली 15 मिनट हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो कुछ खास नहीं है, सिंपल जैसे हम चीजों को जोड़ते आए हैं, घटाते आए हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते आए हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की करते हैं। लेकिन कुछ बातें जो पता होनी चाहिए कि आजकल क्या हुआ है कि जब से ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस का फैशन शुरू हो गया है ना, एमसीक्यूज का और खास करके एसएसएम रीजन का, तब से इन चीजों की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है, खास करके एसएसएम रीजन वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन सभी के बारे में हमको अच्छी तरह पता हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से कई स्कूल्स में हो रहा है ऐसा कि इन्हीं के ऊपर बन के आ रहे हैं असर्शन रीजन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे भी हम कोई जब नई चीज पढ़ते हैं तो उसकी अलजेब्रा हमको पता होनी चाहिए। अलजेब्रा में केवल मैं 4 टॉपिक के बारे में बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन और एक यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, और ये देखो अगर मुझको पता है कि आप भले ही 11th क्लास में आगे हो, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये भले ही ये वर्ड आपके लिए नए हो मगर ये 6ठी क्लास से शुरू हो जाते हैं, 6th क्लास से। पता नहीं आपका टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 6th क्लास में होते हैं, 7th में भी होते हैं, 8th में भी होते हैं, 9th 10th हर जगह होते हैं ये सब चीजें। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बुक पर देखो अपनी लिखा हुआ होगा, इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, फिर एसोसिएटिव है, मतलब इन सभी के बारे में पहले बात करूंगा एडिशन को लेके, फिर बात करूंगा सब्ट्रैक्शन को लेके, फिर मल्टीप्लाई। ठीक, बहुत इजी है, समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले बात करेंगे और बात करेंगे सिर्फ शॉर्ट में, है ना, लॉन्ग ज्यादा लंबा काम नहीं खींचेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जिन बच्चों ने 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा उनको पता होगा। सुनो, पहली बात तो ये है कि अगर Z1 = 2 + 3i है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 = 5 + 7i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम बात कर रहे हैं एडिशन की, मुझको भी प्लस करना है, तो Z1 + Z2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, सिंपल ऐड करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दो, 2 + 5 7, इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर दो, 7 और 3 10, तो ये मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ऐड किया, सिंपल वाली ऐड करनी है, कोई यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस लगाना मुझे, सिंपल। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, सुनो मेरी बात, कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोजर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजर। इसका मतलब ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है,
ये मतलब इस बात का। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर अगर चाहें तो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन, फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। शॉर्ट में बता रहा हूँ खाली, ये एमसीक्यू में आ जाती है बातें, ये असेसमेंट में आती है बातें कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड्स और नॉट फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज यस, हाँ, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम चल रहे हैं बुक के हिसाब से क्योंकि, तो देखना पड़ता है बार बार, क्योंकि सिलेबस क्या है, कई बार ऊपर से करते रहते हैं एनसीईआरटी वाले, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर, इस पर मत जाना फिलहाल। कॉम्यूटेटिव ये होता है कि अगर आप Z1 को Z2 में ऐड कर दो या Z2 को Z1 में ऐड कर दो, बात एक ही है या बात चेंज हो जाएगी, बात एक ही है। तो हाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि Z1 को तो चाहे Z2 में ऐड कर दो या चाहे Z2 को Z1 में ऐड कर दो, इक्वल रहेगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी एडिशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड, थर्ड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और इसको प्लस करना है हमको, तीनों को है ना, अगर Z1 और Z2 और Z3 तीनों को मुझको प्लस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहले इन दोनों को प्लस करो और फिर से प्लस करो, या चाहे ऐसा कर लो, ग्रुप चेंज कर दो, Z1 और Z2 को प्लस करो और उसमें फिर Z3 प्लस कर दो। तो कॉम्यूटेटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। अभी फील भी हो पा रहा होगा आपको कि चाहे आप इस तरह प्लस करके बाद में प्लस कर लेना, चाहे इन दोनों को प्लस करके ये प्लस कर देना, तीनों हमेशा सेम ही रहेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, सॉरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो इसके ऊपर हमारी बुक में क्वेश्चन नहीं है, कभी आप सोचो इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हम अलग तरीके से करेंगे, क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे, मगर ये बातें आती हैं एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, सुनो मेरी बात। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z है, और हम बात कर रहे हैं एडिशन के लिए, तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि यही आ जाए, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। दोबारा सुनो क्या क्या कहा मैंने, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ये नंबर भी कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए वैसे, सर से ये है कि अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं कि ये Z ही आ जाए, तो दिस इज जीरो। भाई जीरो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जीरो प्लस जीरो आई, मैंने पहले क्या दिया, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z जीरो को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो लिखना पहले ऐसे, क्योंकि Z प्लस जीरो इज इक्वल टू Z आएगा, सो जीरो, जो जीरो है, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये बात केवल एडिशन के लिए हो रही है, कभी सोचो मल्टीप्लाई का भी यही है और डिवाइडेशन का भी यही है, सोच रही है इनके अलग होंगे इनके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बना, जीरो बना, ठीक है, जीरो बना। कल भी जीरो ना लिखे, और अगर बिल्कुल आप टेंशन फ्री काम चाहो तो जीरो प्लस जीरो आई लिखो, ठीक है, जीरो प्लस जीरो आई। तो Z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जीरो प्लस जीरो आई आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव तो क्या कहते हैं, क्योंकि हम काम पहले एडिशन के लिए कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनवर्स क्या होता है, मतलब एडिटिव इनवर्स, आल्सो लिख दो ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको, एडिटिव इनवर्स, इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ये होता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास में है तो इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं, क्योंकि बात चल रही है एडिशन के लिए, लिखा ना ऊपर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम, तो एडिशन क्या इसमें ऐसा ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आना चाहिए। दोबारा सुनो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट बन के आए, मतलब जीरो बन के आए, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस Z ही तो होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस Z is the additive inverse, minus Z is the additive
इनवर्स माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स फॉर बल्कि ऑफ जेड। क्यों? क्योंकि जेड को माइनस जेड के साथ ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ठीक है। तो ये था एडिशन के लिए। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना समझा दिया और उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट समझा दिया। अब शॉर्ट में बात खत्म करेंगे, अब बात करते हैं इनके सबट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहीं पे चेंज कर दूं थोड़ा सा, इस एडिशन को अगर हम यहाँ पर सबट्रैक्शन कर दें, सबट्रैक्शन, अगर हम इसको यहाँ पर सबट्रैक्शन कर दें, हालांकि स्कूल्स में इतनी बातें टीचर्स करते नहीं है बच्चों के साथ में। सिंपल आयोटा बताया, आयोटा क्या होता है, आई चार फॉर्मूला लिखवाए कि आई की वैल्यू ये है, आई स्क्वायर की ये है, आई क्यूब की है, आई की पावर 4 की ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू प्लस आई बी, ये कॉन्जुगेट है, ये मॉडुलस है। आज एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन कराए, एक्सरसाइज खत्म। ये बातें होती हैं स्कूल्स में, इतना आपको शायद कोई टीचर हो जो बताता होगा स्कूल में, खास करके ट्यूशन में भले बताते होंगे मगर स्कूल में नहीं बताते होंगे। चलो जी, तो क्या करेंगे, अगर मैं तो हम इन्हीं हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे, मगर अब हम बात करेंगे केवल सबट्रैक्शन के बारे में, है ना। अब हम बात करेंगे इन्हीं सब हेडिंग को लेके, किसके बारे में, सबट्रैक्शन के बारे में। तो सबट्रैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा क्या? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, कोई भी है, 2 + 3i 7 - 8i, तो इनको सबट्रैक्ट करके भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा ना। तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबट्रैक्शन भी हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो इस तरह का याद रखना फिलहाल शॉर्ट में कि हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है सबट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है। चलो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं होल्ड करेगी। सोचो खुद, अगर मैं Z1 में से Z2 को माइनस करूं और Z2 में से Z1 को माइनस करूं तो क्या इक्वल आएगा? नहीं आएगा। फीलिंग भी आ गई होगी बात की कि ये चीज तो इक्वल नहीं बैठेगी ना कभी भी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। और जिसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। भाई, जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड कर रही तो ये चीज कहां से सत्य ट्रू हो जाएगी, मतलब ये चीज कहां से सही हो जाएगी? तो मतलब क्या हुआ कि सबट्रैक्शन भी इसके लिए होल्ड नहीं करता। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करूं क्या? सब, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें से ऐसा क्या घटाऊं, इसमें से ऐसा क्या मैच करूं कि यही आए, कि यही आए। इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी सबट्रैक्शन के लिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मैच करूं कि यही आए, तो वो कौन होगा? जीरो होगा। भाई, इसमें जीरो घटा दिया जाएगा। तो जीरो क्या होता है? जीरो इज द, यानी कि जीरो मतलब 0 + 0 आई। तो लिख दूं क्या यहाँ पे? जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z मेरे पास है, इसमें ऐसा क्या सबट्रैक्ट करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आए, कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आए। तो इस जेड में से क्या सबट्रैक्ट कर दूं? इस जेड में से इसी को सबट्रैक्ट कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप का क्या होता है? सबट्रैक्शन इनवर्स, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको भी नोट करेंगे और देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कभी सबट्रैक्ट करने के लिए आया तो सिंपल वही कर देना, रियल में से रियल वाला माइनस कर दो, -5, इमेजिनरी में से इमेजिनरी वाला माइनस कर दो, तो ये इसका क्या बन जाएगा? डिफरेंस, ठीक है। तो अब बात करेंगे मल्टीप्लाई के बारे में, है ना। अब बात करेंगे मल्टीप्लाई के बारे में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई कैसे होती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। चलो जी, ये थोड़ा ध्यान से समझना। सबट्रैक्शन का तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और उनकी मल्टीप्लाई को थोड़ा सा समझें, तो सुनो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में है, Z1 इज इक्वल टू 2 + 3i और Z2 इज इक्वल टू, कोई बच्चा कहेगा कि बार इसी को भी लेते हो भाई 2 + 3i को, चलो चेंज कर दो एक बार, 12 + 3i कर दो, ठीक है। तो सुनो, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो इनकी मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर मुझे को Z1 और Z2 की आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, Z1 × Z2 से। और सिंपल करो, पहले 12 करो इन दोनों में, 12 × 5 = 60, 12 × 36 आई। अब 3i करो 5 में, 3 आएगी, 5 में 3 × 15 आई।
और प्लस माइनस माइनस 3 3 9, आई की वैल्यू आई स्क्वायर है, ठीक है। सुनो 12 5 60, 12 से 36 आई, 3 आएगी 5 में करोगे तो 15 आई, प्लस माइनस माइनस 3 से 9 आई स्क्वायर। तो सुनो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा प्लस 60 और 9 69 36 -15 21 आई। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ऐसे बात करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, अगर Z1 की मल्टीप्लाई Z2 में करूं या Z2 की मल्टीप्लाई Z1 में करूं तो क्या इक्वल आएगा, क्या फील आ रहा है यहाँ पर कि हाँ इक्वल ही आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी मल्टीप्लाई के लिए। अगर 3 हुई कभी हमारे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसा कर लो, या Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 चाहे ऐसे कर लो, ऑर्डरिंग चेंज करके, तब भी इक्वल आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। अब बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है मैंने, मल्टीप्लीकेशन, तो वो कौन सा नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लाई करूं और यही निकल के आए। Z कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि यही बन के आए, तो वो नंबर कौन होगा 1। भाई Z की मल्टीप्लाई 1 में करके तो Z आएगा, तो क्या बोलेंगे 1 इज द, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 इज इक्वल टू, और बल्कि 1 को अगर आप ठीक से चाहो लिखना तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 0i इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एडिटिव एलिमेंट निकल के आए, ठीक है, सॉरी एडिटिव कर रहा हूं, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आए, मतलब 1 आए। तो Z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 निकल के आए, तो Z को मल्टीप्लाई करनी पड़ी भैया 1/Z से। Z को अगर 1/Z से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो आएगा ना आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो मतलब क्या हुआ 1/Z is multiplicative inverse of Z। 1/Z किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, Z का। और इस बात के ऊपर हमारे सर में क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, एडिटिव इनवर्स के लिए भी है कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कौन होता है -Z, और Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है 1/Z। ध्यान रखना Z का एडिटिव इनवर्स -Z और Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z एंड डिनोटेड बाय Z इनवर्स। इसको इस तरह लिख देते हैं Z के ऊपर -1 लिख के, और इसको कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू रीड इट, Z इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो क्या होगा 1/Z। मतलब ऐसा समझो, अगर कभी आ गया Z इज इक्वल टू 3 - 5i और हमने कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो वो क्या होगा 1/Z, यानी कि 1/3 - 5i। तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z, 1/3 - 5i। तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम पूरा हो गया। शॉर्टकट में निपटाएंगे डिवीजन का, क्योंकि डिवीजन के बारे में इतना हमको ज्यादा ये बातें नहीं करनी, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ इसमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिवीजन के बारे में ये बातें नहीं होंगी। सिर्फ मैं आपको रफली बता देता हूं कि अगर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1/Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। शर्त यह है कि Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 शुड नॉट इक्वल टू 0, तब तो डिफाइन होगा ना ये Z1/Z2। तो डिफाइन कैसे करेंगे Z1/Z2 को, बट उसको अपॉन में लिख देंगे। मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3i, फिर से ये ले लिया, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 7i। तो बस ये इसका डिवीजन डिफाइन हो गया, ये इसका डिवीजन डिफाइन हो गया। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जहां पर Z2 0 नहीं है, तो Z1/Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड करेगी। दूसरी बात क्या थी,
एसोसिएट कम्यूटेटिव ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 और Z2 अपॉन Z1 इक्वल नहीं होते, ऐसे एसोसिएटिव भी होल्ड नहीं करेगी। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटीज और डिवीजन में होते ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी हमको उनकी बात भी नहीं करनी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, कम्यूटेटिव नहीं होल्ड करेगी, एसोसिएटिव भी नहीं होल्ड करेगी फॉर द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और अब इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है हमारे पास, इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना है, अगर Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 अगर कभी करने के लिए आया तो सिंपल वाली मल्टीप्लाई करनी है जो आज तक करते हुए आए हो। Z1 की Z2 में मतलब Z1 Z2, Z1 की Z3 में मतलब Z1 Z3। और अगर कभी राइट साइड से करनी हुई Z2 प्लस Z3 मल्टीप्लाई Z1 में करनी हुई तो भी ऐसी हो जाएगी Z2 Z1 सिंपल मल्टीप्लाई जो हम आज तक करते हुए आए हैं Z3 इंटू Z1, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया। हालांकि इतना ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को तो एक बार देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं है और कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं है जल्दी से तो। लेकिन हाँ, अब शॉर्ट क्वेश्चंस वाले टॉपिक जो आते हैं ना, एमसीक्यूज और आंसर रीजन, उसमें आने लगे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले में भी इसको कराता भी नहीं था, इस टॉपिक को मैं भी स्किप कर देता था पहले जब डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आता था। अब क्योंकि शुरू के 20 क्वेश्चन में 18 एमसीक्यू आने लगे हैं, 2 आंसर रीजन आने लगे हैं, वो अक्सर यहाँ से बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कराना जरूरी समझा। तो इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 में चलते हैं, इस चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.1 इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 में। तब तक इसको जरूर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और जैसे भी फील किया हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ना उसका नाम होगा 4.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। थैंक यू।